नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसैट का। उसमें हम लोगों ने 2019 तक का पेपर डिस्कस कर लिया था, 2018 के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये हमारा 20वां वीडियो है। टोटल 19 वीडियो अब तक हम लोग डाल चुके हैं हमारे सीसैट वाले प्लेलिस्ट में, जाइए वहां से देखिए। ठीक है, 2024 से हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। 2024 से हम लोग 19 तक का पूरी डिस्कशन जो है वो हम लोग पूरा एक एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 2018 के बचे हुए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब हर एक ईयर के क्वेश्चन को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिस्कस किया है। ठीक, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक सॉल्यूशन लंबा चला जाता है, दूसरा तरीका भी मतलब उसमें देते हैं, तो इसलिए वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो बाकी के 19 वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, वहां जाकर के देखिए। आज हम लोग ये 20वां वीडियो में जो 18 का क्वेश्चन बचा हुआ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर जो बच जाएगा उसको हम लोग 21 वाले वीडियो में पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 2017 का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 2018 का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का ये है। पहला क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल 20 ब्लैक बॉल्स, ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर 1 2 और 3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। कह रहा है किसी झोले में 15 लाल गेंदें हैं, 20 काली गेंदें हैं और प्रत्येक गेंद पर 1 2 या 3 की संख्या लिखी हुई है। मतलब प्रत्येक बॉल पर नंबरिंग लिखा हुआ है। किसी बॉल पर 1 लिखा हो सकता है, किसी पे 2 लिखा हो सकता है, या किसी पर 3 लिखा हो सकता है। तो इस तरीके से किसी बॉल पर लिखा हुआ है। ठीक, गेंद हमारे पास टोटल 15 और 20 35 ही है। मतलब कि 15 लाल गेंद है और 20 काली गेंदें हैं। ठीक, अब चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लाल गेंदों के 20% पर संख्या 1 तथा 40% पर 3 लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि 20% लाल गेंद पर 1 नंबर अंकित है और 40% लाल गेंद पर नंबर 2 अंकित है। ठीक, बाकी जो बच गए 20% उस पे नंबर 3 होगा या नंबर 2 होगा, जो बच रहा है वही होगा। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले लाल गेंदें कितनी है भाई साहब? 15 है। ठीक है, तो 15 लाल गेंद और 15 का जो 20% है, 20% पर 1 अंकित है ना। तो हम लोग वैसे बॉल निकाल लेते हैं, वैसे लाल गेंद जिस पर 1 नंबर लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 का 20% निकाल लेंगे। तो 20% क्या हो जाएगा इसका? 20/100। तो यहां से ये हो गया 20 पंचा 100 और 5 तिया 15, यानी कितने गेंद हो गए? ये 3 गेंद है। तो 3 जो है ना, 3 बॉल, 3 रेड बॉल जो है, 3 रेड बॉल, इस पे नंबर 1 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? नंबर 1। यही बोला था, है ना। देखिए 15 लाल गेंदे थी, उसमें से जो 20% है, तो 15 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गेंद, है ना। उस पे 1 लिखा हुआ है। उस पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। फिर कह रहा है 40% है, उस पे संख्या 3 लिखा हुआ है। तो इसका 40% निकाल लेते हैं। तो 15 का जब 40% निकालेंगे, 40/100, तो ये 0 इधर कट गया और इसको 2 से काट देते हैं, 2 से ये कट गया, ये 5 से 5 तिया 15, 3 दूना 6। तो 6 बॉल हो गए। ये 6 रेड बॉल जिस पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 40% पर 3 लिखा हुआ है, यानी इस पे नंबर 3 लिखा हुआ है, नंबर 3। ठीक, यहां तक पता चल गया। अब अगर 3 बॉल नंबर 1 लिखा हुआ है, 6 बॉल नंबर 3 लिखा हुआ है। अब अगर टोटल गेंद 15 था, 15 में से 3 गेंद पर 1 लिखा हुआ है, 6 गेंद पर 3 लिखा हुआ है, तो 2 कितने पर लिखा होगा? 6 3 9 हो गया। 15 टोटल था तो 6 बचा ना, यानी बाकी के जो 6 रेड बॉल होंगे, 6 रेड बॉल, ठीक है, उस पे होगा नंबर 2। उस पे क्या होगा? नंबर 2। उस पे होगा नंबर 2। तो लाल गेंद का ये हिसाब हो गया। अब काली गेंद का देखते हैं। तो काली गेंदों में 45% पर संख्या 2 लिखा है। काली गेंद है कितना? 20 है। 20 ब्लैक बॉल्स, तो 20 ब्लैक बॉल्स का 45%, तो 20 का 45%, 20 का 45% अगर देखेंगे तो ये हो गया 20 पंचा 100, 20 पंचा 100 और 5 9 45, यानी 9 हो गया। तो 9 ब्लैक बॉल्स हो गया। 9 ब्लैक बॉल्स पे क्या नंबर लिखा हुआ है? इस पे नंबर लिखा हुआ है 45%, नंबर 2। इस पे नंबर 2 लिखा हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं। कह रहा है 30% पर संख्या 3 लिखा है। 30% पर 3 संख्या लिखा है। ठीक, यहां कर लेते हैं, उधर जगह नहीं बच रहा है। 30% है ना, तो टोटल गेंद कितना था? 20। 20 का 30% अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर से 0, इधर से ये 0, 2 तिया 6, यानी 6 ब्लैक बॉल्स ऐसा हो गया। ठीक, जिसपे कौन सा संख्या लिखा हुआ है? 45% पर 2, 30% पर 3 लिखा हुआ है, यानी 6 बॉल्स जो हो गया, 6 ब्लैक बॉल्स, इस पे लिखा हुआ है नंबर, कौन सा नंबर लिखा है? 3। इस पे लिखा हुआ है नंबर 3। अब अगर 9 बॉल पे नंबर 2 लिखा हुआ है, 6 बॉल पे नंबर 3 लिखा हुआ है,
टोटल गेंद हमारे पास 20 था, 9 6 15 हो गया, यानी 5 बॉल और बचा, जिसपे क्या लिखा होगा, 5 ब्लैक बॉल्स होगा जिस पर लिखा होगा नंबर 1। ठीक है, तो 5 ब्लैक बॉल होगा जिस पर नंबर लिखा होगा 1, दिख रहा है ना। ये थोड़ा सा नीचे हो गया, चलिए ऊपर लिख देंगे इसको, इसको यहां लिख दे रहा हूं मैं। टोटल 6, 9 और 6 हो गया, तो नंबर 1 वाले जो बॉल्स होंगे, नंबर 1 वाले ब्लैक बॉल्स, इसकी संख्या होंगी 5। ठीक है, अब आगे देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है ही विंस, अ बॉय पिक्स ऑल अ बॉल, अ बॉय पिक्स अ बॉल एट रैंडम। ठीक है, कह रहा है कि एक लड़का, यह गेंद यदि लाल है और उस पर 3, अच्छा देखिए, कह रहा है एक बालक यदृच्छा एक गेंद निकालता है, कहने मतलब एट रैंडम एक लड़का है, वो उस थैले में हाथ डालता है और गेंद निकालता है। ठीक, और कह रहा है ही विंस इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3 और इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर 1 एंड 2। कह रहा है कि वो लड़का जीतता है, केवल तभी जीतता है जब उसका जो गेंद निकलता है वो लाल कलर का होता है और उस पर नंबर 3 लिखा होता है, या फिर ब्लैक बॉल निकलता है जिसपे नंबर 1 और 2 निकलता है ना। कहने का मतलब नंबर 1 2 वाला बॉल निकलेगा जो ब्लैक बॉल होगा, और केवल रेड बॉल जो होगा केवल 3 नंबर वाले निकलेंगे, तभी उसका जीत माना जाएगा। तो हम लोग को निकालना है कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो कहने का मतलब जीतेगा तभी जब उसका या तो लाल कलर का जो गेंद है 3 नंबर वाला लाल वाला निकले, या फिर ब्लैक वाला निकले, तो उस पर नंबर कौन सा होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, है ना। इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स तो टोटल हो गया 35, 15 और 20 टोटल गेंद थे हमारे पास, तो 35 हो गया। अब जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे, और हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल बटा टोटल, है ना। तो फेवरेबल इसमें कितने हो जाएंगे, क्या बोला है कि तभी जीतेगा जब लाल कलर का 3 नंबर वाला गेंद निकलेगा, है ना। तो लाल कलर का 3 नंबर वाला गेंद कितना है, 1 2 3 नंबर वाला गेंद, यहाँ पर 6 बॉल है, लाल कलर का जो बॉल है 3 नंबर वाला वो 6 है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, पहला 6 हो गया। उसके बाद बोला है कि ब्लैक बॉल में नंबर 1 या 2 दोनों निकलेगा तब भी जीतेगा। तो नंबर 1 और 2, तो नंबर 1 यहाँ है और नंबर 2 यहाँ है, तो नंबर 1 वाले 5 हैं और नंबर 2 वाले 9 हैं। तो 6 प्लस 5 प्लस 9, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, यानी इतना बॉल जब निकलेगा तब वो जीतेगा। और टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम है 35, 35। तो आंसर क्या हो गया, 9 6 15 5 20, यानी 20/35। 20/35 को जब आप काटेंगे, 5 से ये चला जाएगा 4 बार में, और 5 से ये चला जाएगा 5 7 35, 7 बार में, यानी हमारा उत्तर है 4/7। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है बी। यानी थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना लंबा था, प्रोबेबिलिटी का था, इसमें परसेंटेज भी घुसा दिया था, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी घुसा दिया था, सब मिला करके टॉपिक को डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, और आंसर हमारा निकल आया है 4/7। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की उस लड़के की, वो 4/7 है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 पर्सन ए एंड बी आर रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, एट द स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए एंड देयर पोजीशन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखिए कह रहा है दो व्यक्ति है ए और बी किसी वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहे हैं, प्रारंभ में बी ए से आगे है, यानी कि अगर ये वृत्तीय मार्ग है तो मार्ग कहने का मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, सर्कुलर, है ना, सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है। ठीक, दो व्यक्ति ए और बी दौड़ रहा है। अब कह रहा है एट द स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए, अगर ए यहां पर है, ए अगर यहां पे है, ठीक, तो बी कुछ यहां पर है, बोला बी जो है ना वो आगे है, और कितना आगे है, बी इज अहेड ऑफ ए एंड देयर पोजीशन मेक एन एंगल 30 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ये भी बोला है सेंटर से। चलिए, यानी ए से इतनी दूरी पर है कि ए से बी के बीच में एंगल जो है ना वो 30 डिग्री बन रहा है, यही बोला है। तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है। ठीक, अब आगे बोल रहा है एट द सेंटर, ठीक है, व्हेन ए रीचेज द पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, जब ए डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब सीधा आपने जो है ना अगर यहां से डायमीटर बनाएंगे ए वाले पॉइंट से, तो सीधा अपने ऑपोजिट में यानी डायमीटर के दूसरे एंड पर पहुंचता है। ठीक है, यानी जब 180 डिग्री कवर कर लेता है, यही मतलब हुआ ना, डायमीटर कितना 180 डिग्री सेंटर पर बनाएगा इधर, है ना। तो कहने मतलब जब 180 डिग्री एंगल कवर ये करता है, तो क्या बोला है, व्हेन ए रीचेज द पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट ही मीट्स बी, तब जाकर के बी यहां पहुंचता है, यही बात बोला है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का रेशियो बताओ। देखिए ए और बी का स्पीड का रेशियो पूछा है। देखिए जब ए इतना डिस्टेंस कवर करके यहां आ जाता है, तब तक में बी इतना ही कवर करता है, जाहिर सी बात है बी की स्पीड कम होगी, है ना। तो हम लोग को वही निकालना है, ए और बी का रेशियो निकालना है स्पीड का। ठीक,
तो देखिए जब टाइम सेम होता है ना तो ए और जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ये कितना कवर कर रहा है, देखिए अगर ये पूरा चलता ए, पूरा यहां से यहां चलता तो पूरा सरकमफ्रेंस होता है ना, पूरा पेरीमीटर चल गया ना ये सर्कल का। तो पूरा पेरीमीटर जो सर्कल का होता है यानी पूरा 360 डिग्री जब कवर करता है तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। लेकिन ये 180 डिग्री ही चला यानी आधा चला, तो ए का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई आर। ये आधा ही सर्कल चला ना, पूरा सर्कल चलता तो 2 पाई आर होता, तो आधा सर्कल चला है तो पाई आर हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ ए तो पता चल गया, अब डिस्टेंस ऑफ बी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे वही रेशियो हो जाएगा स्पीड का। तो डिस्टेंस ऑफ बी जो निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ बी, तो बी कितना चला टोटल, ये 180 डिग्री है, 30 डिग्री इधर पहले से ही आगे था यानी 150 डिग्री चला है ना, 150 डिग्री। अब देखिए क्या होता है कि 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री होता है 2 पाई आर, यही होता है 2 पाई आर। तो थीटा अगर हम मान लेते हैं डिग्री को तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा, यही होगा। अब 150 डिग्री वो चला है तो 150 डिग्री में कितना हो जाएगा उसका डिस्टेंस 2 पाई आर इंटू 150 डिवाइडेड बाय 360, यही होगा। अब देखिए यहां से ये जीरो खत्म, ये चला जाएगा 3 से 5 बार में, ये 3 से चला जाएगा 3 का 3, 3 दूना 6 यानी 12 तिया 36 है ना, 2 से ये 12 भी चला जाएगा 6 बार में, यानी पाई आर 5 पाई आर बाय 6 हो गया। तो ये डीबी क्या हो गया 5 पाई आर बाय 6, 5 पाई आर बाय 6, यही हो गया। ठीक, ये साइड वाला दिख रहा है ना लोगों को। चलिए देखिए 360 में पूरा 2 पाई आर घूमता है तो थीटा डिग्री में कितना चलेगा 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा, है ना। तो वहीं से हम लोगों ने निकाल लिया 150 डिग्री ये कवर कर रहा था, इधर 30 है तो इधर 150 हो जाएगा। तो बी कितना कवर कर रहा है, बी कर रहा है 150 डिग्री कवर। तो जब 150 डिग्री कवर कर रहा है तो बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 150 बट्टा 360। तो वही हम लोगों ने किया, यहाँ पे क्या निकल गया 5 पाई आर बाय 6। तो डी मतलब जो डिस्टेंस है बी की वो कितना निकल गया 5 पाई आर बाय 6। तो अब हम लोग को स्पीड का रेशियो पूछा था तो डिस्टेंस का रेशियो निकाल देते हैं डी ए बाई डी बी। डी ए बाई डी बी जब करेंगे आप तो पाई आर इधर है और डिवाइड करना है 5 पाई आर बाय 6 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके उल्टा से, है ना, होल डिवाइडेड बाय 5 पाई आर बाय 6। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये पलट जाएगा उधर जाके, देखिए तो पाई आर मल्टीप्लाइड 6 बाय 5 पाई आर। अब ये पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट हो गया तो मतलब हमारे पास रेशियो क्या आ गया 6 बाय 5, 6 बाय 5 यानी कि जो ए है ए बाय बी, डी ए बाई डी बी निकाला था हम लोगों ने और अभी आपको तुरंत बताया कि जब टाइम सेम रहता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है ना। तो डिस्टेंस का रेशियो जो है वही स्पीड का भी रेशियो होगा। डिस्टेंस का ए बाई बी का रेशियो क्या है 6 बाय 5, तो स्पीड का भी क्या होगा 6 बाय 5, है ना। देखिए वैसे भी कहा था हमने कि ए का जो है ना स्पीड जाहिर सी बात है ज़्यादा रहा होगा, तभी तो उतना टाइम में यहाँ आया जितना टाइम में बी यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो चलिए आंसर क्या हो गया 5 बाय 6 बाय 5। तो 6 बाय 5 ए का बी का ए बाई बी का ही पूछा था ना स्पीड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 6 बाय 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब वो जो कोई स्टूडेंट है जो उसको एक एग्जामिनेशन में पास करने के लिए टोटल 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है, और उसको 30 नंबर मिलते हैं और बोल रहा है 30 नंबर मिला लेकिन 30 नंबर से फेल कर गया। कहने का मतलब इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना होगा 60 नंबर, तभी तो 30 मिले हैं उसको, तो 30 नंबर से फेल कर गया वो। ठीक है, किसी को 30 मिला, 30 नंबर मिला, ठीक, और 30 नंबर से फेल कर गया, कहने का मतलब 30 अगर और आ जाता तो पास कर जाता, है ना, यानी कि 60 अगर नंबर उसको आ जाता तो पास कर जाता। तो पासिंग मार्क्स कितना है 60, और यहाँ क्या बोला है कि पासिंग मार्क्स कितना है 40%, यानी इसी 40% का वैल्यू कितना है 60, है ना। तो मान लेते हैं अगर फुल मार्क्स हमारे पास क्या है, फुल मार्क्स एफएम है, ठीक, फुल मार्क्स इसको मान लिया हमने एफएम फुल मार्क्स, और फुल मार्क्स का 40% का वैल्यू कितना है, इसका 40% का वैल्यू है 40% का वैल्यू है 60 नंबर, है ना। तो 100% का कितना होगा, तो इसका 100% का कितना हो जाएगा, 40% को 100% करनी है 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 150। ठीक, तो आंसर तो हमारा निकल गया 150, सी ऑप्शन में है। ठीक, इसको अलग तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए एफ एम इंटू 40/100 इक्वल्स टू एफ एम इंटू 40/100 इक्वल्स टू 60। तो एफ एम इक्वल्स टू 60 इंटू 100
डिवाइडेड बाय 40, ये 0 यहाँ से खत्म। अब ये 4 से इसको काट दीजिए, 15 चौको 60 होता है, 15 यहाँ से 10 इधर, तो 150 हो गया। तो कुल मिला के आप इसको कैलकुलेट करके भी वही निकाल के लाए, है ना, 150 इसका उत्तर है। तो कहने का मतलब जो फुल मार्क्स होगा एग्जामिनेशन का कितना होगा, 150 नंबर। अब 150 नंबर में 40% पासिंग मार्क्स था, तो 30 नंबर वो लेके आया था। 40% कितना होता है, 60 नंबर होता है, तभी तो 30 लाया, तो 30 से फेल कर गया, है ना। तो चलिए उत्तर इसका आपके सामने है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी। 19 लोग हॉकी खेलने के लिए आए, ठीक है। ऑफ दिस 11 आर वियरिंग हॉकी शर्ट्स एंड 14 आर वेयरिंग हॉकी पैंट्स। देखिए कह रहा है कि हॉकी खेलने के लिए 19 लड़के आए, 19 लड़के उनमें से 11 जो है ना हॉकी की कमीज पहने हुए हैं और 14 जो है ना पैंट पहने हुए हैं। तो 11 कमीज और 14 पैंट पहने हुए हैं। एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसने कमीज या पैंट ना पहनी हो, मतलब सबने कुछ ना कुछ पहन रखा है। तो पूछा है कि पूरी वर्दी पहने लड़कों की संख्या कितनी है, तो कितने ऐसे हैं जो फुल ड्रेस में है। अब देखिए यहां से पता चल रहा है कि कुछ तो होंगे जो फुल ड्रेस में हो, वो कहां से पता चल रहा है, यहाँ से 11 हॉकी की कमीज पहने हुए हैं, 14 जो है ना वो पैंट पहने हुए हैं। तो 14 और 11 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाता है, और यहाँ बोल रहा है टोटल 19 ही लड़के हैं, है ना। तो ये 25 कैसे हुआ, इसका मतलब कुछ होगा जो दोनों पहना होगा, है ना, क्योंकि 11 कमीज पहना हुआ है, 14 ऐसे हैं जो पैंट पहने हुए हैं, तो कुछ ऐसे होंगे बीच में जो दोनों पहने होंगे, है ना। तो वही निकालना है अपन को। तो अगर अगर 19 टोटल लड़के हैं, 11 ये पहना हुआ है, 11 पहना हुआ है शर्ट और 14 पहना हुआ है पैंट, तो 14 और 11 हो जाता है 25। लड़के टोटल है 19, तो इसका मतलब 6 ऐसे होंगे, इसमें से 19 घटा दीजिए, यानी 6 ऐसे होंगे जो दोनों चीजें पहने होंगे। और वही पूछा है, दोनों चीजें जो पैंट शर्ट दोनों पहना होगा उसी को तो हम लोग बोलेंगे फुल यूनिफॉर्म में है। वही पूछा था कि फुल यूनिफॉर्म में कितने लोग हैं, तो 6 हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक, मतलब इसको कैलकुलेशन करना ही नहीं था, सोच के आप उत्तर दे सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द 6 आइटम्स दैट फॉलोज। मतलब ये जो पैराग्राफ आपको दे रखा है, इस पैराग्राफ पर बेस्ड टोटल 6 क्वेश्चन है। तो इस पैराग्राफ का अगर हम लोग एक टेबल अच्छे से बना लें तो बाकी के 6 क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। कह रहा है ए बी सी एंड डी छात्र हैं। टोटल छात्र कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी, टोटल 4 छात्र हैं। वे 4 विभिन्न शहरों पी क्यू आर एस में अनिवार्यत इसी क्रम में नहीं। अच्छा, मतलब देखिए, मतलब ये अनिवार्य नहीं है, अनिवार्यतः है लिखा हुआ, वहां पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक। अनिवार्यतः मतलब कि नेसेसरी नहीं है कि ये लोग ऑर्डर में ही होंगे, जैसे पी क्यू आर एस में जरूरी नहीं है, ठीक। यानी ए हो सकता है एस में होगा, ठीक, बी हो सकता है क्यू में होगा, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि ए पी में हो, बी, मतलब ये बोल रहा है ये कि ऑर्डर वाइज नहीं है, ठीक है। चलिए, कह रहा है साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें भी अनिवार्यता यह है कि इसी क्रम में नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा तो अगर पढ़ रहे हैं तो जो 4 विभिन्न राज्यों, अब देखिए राज्य भी 4 हैं, तो 4 स्ट्रीम है, 4 स्टूडेंट हैं, 4 शहर है और 4 कॉलेज है, 4, है ना, 4 स्टेट में, गुजरात, राजस्थान, असम और केरल, ठीक। इसमें भी कोई भी क्रम में नहीं है, कोई भी क्रम में नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहला चीज देखिए, एक तरफ तो अगर हम लोग टेबल बना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, एक तो स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट का टेबल हम लोग इधर बना लेते हैं, ठीक। स्टूडेंट है 4, ए बी सी और डी, ये 4 स्टूडेंट हैं। बोला दे आर स्टडिंग इन 4 डिफरेंट सिटीज, इधर सिटीज का बना लेते हैं, इधर हम लोग सिटीज का बना लेते हैं, ये हो गया सिटीज का। स्टडिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस, तो कॉलेज इधर हम लोग कॉलेज बना लेते हैं, ये हो गया कॉलेज का। और यहाँ पर हम लोग स्टेट बना लेते हैं। यही टेबल हमको बाकी के सारे क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी है, फर्दर इट इज गिवन दैट, आगे कुछ चीजें आपको दे रखी है। आगे ये दे रखा है कि डी इज स्टडिंग इन आसाम, तो डी है, डी अगर हम लोग इधर स्टेट का सबको बाइफर्केट कर लेते हैं, इजी रहेगा देखने में, है ना। तो कह रहा है डी जो है ना वो आसाम में है, डी इज स्टडिंग इन आसाम, तो डी का तो फिक्स हो गया कि ये आसाम में है, यहाँ जो स्टेट है ना ये आसाम है, तो डी आसाम में है। चलिए अगला स्टेटमेंट बोल रहा है आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस व्हिच इज इन राजस्थान, आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस व्हिच इज इन राजस्थान, ठीक है। मतलब जहां आर्ट्स कॉलेज होगा,
ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग साइड में इसको लिख लेते हैं, ये नहीं पता है ना अभी कि कौन सा स्टूडेंट आर्ट्स कॉलेज में है। तो आर्ट्स कॉलेज जो है ना ये राजस्थान में है, आरजे लिख दिया हूँ शॉर्ट में राजस्थान को, ठीक है। आर्ट्स कॉलेज जो है राजस्थान में है। आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान, और सिटी भी इसका मालूम है एस, है ना। तो एस सिटी राजस्थान स्टेट और आर्ट्स कॉलेज, ये तीन चीजें मालूम है, लेकिन स्टूडेंट कौन सा उसमें है ये नहीं मालूम है, इसलिए हमने इसको साइड में लिखा है अभी। अब अगला बोल रहा है ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज। अब ए का जो कॉलेज है वो कॉमर्स का है, तो यहां लिख देते हैं कॉमर्स है भाई, ये है कॉमर्स कॉलेज में, चलिए कॉमर्स, ठीक है। तो ए जो है ना वो कॉमर्स कॉलेज में है, ए कॉमर्स में है हमारा, तो ए को कॉमर्स डाल दिया कॉलेज में, ठीक है। ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ये भी लिख दिया। बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू, बी का सिटी मालूम है क्यू है, बी का सिटी क्या है क्यू है, बी का सिटी क्यू है। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, अब साइंस कॉलेज जो है ना केरला में है, साइंस कॉलेज केरला में है। तो अब हमें ये सब चीजों को निर्धारित करना है, ठीक है। तो ये देखिए डी इज स्टडिंग इन आसाम, डी का आसाम में बना लिया। आर्ट कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस, अब ये कॉमर्स में आ गया। आसाम में क्या है भाई, डी इज स्टडिंग इन आसाम, डी आसाम में स्टडी कर रहा है। आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन एस विच इज इन द राजस्थान, आर्ट कॉलेज राजस्थान में है, ठीक। दूसरा पढ़ लिया हमने। ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, ये भी लिख दिया। अब देखिए अगर ये एस जो है ना, एस 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 एस, अच्छा ठीक है। बी इज स्टडिंग इन क्यू, बी हमारा क्यू में है, ठीक है। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, और केरला में साइंस कॉलेज है। तो एक बात देखिए यहाँ पे, ये कॉमर्स है इधर और इधर आसाम है ना। तो साइंस इसी दोनों में से कोई होगा, है ना। साइंस जो है वो इसी दोनों में से कोई होगा, क्योंकि क्या बोला है, साइंस जो है केरल में है, ठीक है। साइंस केरल में है, तो यहां तो कॉमर्स है, इसको साइंस कर नहीं सकते, और इधर आसाम है ना। तो साइंस हम ये मान लेते हैं या तो यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। तो अगर हम इसको साइंस दे देते हैं बी को और यहां लिख देते हैं केरल, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो क्या बचता है, राजस्थान में एस, राजस्थान में सिटी एस, यानी सिटी एस यहां दे देते हैं, तो यह आर्ट्स कॉलेज हो जाएगा, ये आर्ट्स कॉलेज हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक। टेबल हम लोग बाद में वेरीफाई कर लेंगे। तो सी कुल मिला के एस में चला गया, एस सिटी में, आर्ट्स राजस्थान, ठीक है। तो डी बच गया इधर आसाम में, और साइंस कॉमर्स साइंस आर्ट्स कॉलेज हो गया, तो एक ही कॉलेज और हमारे पास बचा है, वो कौन सा है, इंजीनियरिंग, है ना। इंजीनियरिंग बचा है, इंजीनियर लिख दिया हूँ, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है। तो इंजीनियरिंग इधर चलाया आसाम में। क्यू और एस सिटी हम लोग निर्धारित कर चुके हैं, एक स्टेट और बच रहा है, केरल राजस्थान आसाम हो गया, तो स्टेट एक और कौन बचा था भाई, कौन सा, गुजरात। तो गुजरात में यानी कॉमर्स कॉलेज होगा, तो गुजरात होगा उसमें कॉमर्स कॉलेज होगा। टेबल को हम लोग एक बार और वेरीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेट हमारा चारों आ गया, ठीक। और जो राजस्थान वाले थे भाई साहब वो सी हैं, डी इज स्टडिंग इन आसाम, आर्ट्स कॉलेज लोकेटेड इन एस विच इज इन द सिटी एस, आर्ट्स कॉलेज लोकेटेड इन सिटी एस, आर्ट कॉलेज एस, और विच इज इन राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, तो ए जो है कॉमर्स कॉलेज में चला गया। बी इज स्टडिंग इन क्यू, बी इज स्टडिंग इन क्यू। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, साइंस कॉलेज केरला में है, तो बी क्यू हो गया, ये एस हो गया। तो हमारे पास बचा कौन सा, सिटी हमारे पास बचा पी और आर, पी और आर बचा है। तो सिटी पी और आर निर्धारित करना है ना। तो यहाँ पर भी पी और आर हो सकता है, या पी आर में से कोई एक यहाँ भी हो सकता है ना। अब हम लोग इसको ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, चलिए। तो सबसे पहले बोला है, क्वेश्चन है ए इज स्टडिंग इन, ए किस में पढ़ता है, ए, और यहाँ एक सिटी का नाम दिया है क्यू, तो क्यू को तो हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर लेंगे। ए कहाँ पढ़ रहा है भाई, ए पढ़ रहा है गुजरात, है क्या ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ गुजरात हमारे पास आ रखा है ना। तो गुजरात यहाँ हमारे ऑप्शन में बी में है, तो ए कहाँ चला जाएगा, गुजरात में, ए चला गया गुजरात में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका पहला का उत्तर हो जाएगा। इसी टेबल से हम लोग अगले का भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंस कॉलेज लोकेटेड इन, तो साइंस कॉलेज तो बोला था क्यू में है, तो इसका तो आंसर क्यू हो जाएगा, है ना। साइंस कॉलेज तो क्यू में है ना, क्यू में साइंस कॉलेज केरला, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन है इस पे। सी पढ़ रहा है, सी कहाँ पढ़ रहा है भाई, तो सी पढ़ रहा है साइंस में तो नहीं होगा ये,
सी कहाँ है भाई? तो सी है आर्ट्स राजस्थान, सी है आर्ट्स राजस्थान, उसका सिटी पूछा है इधर, तो सिटी है हमारे पास एस। ये तो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन से ही उत्तर आ गया, सबसे पहले जो दे रखा था। सी पढ़ रहा है हमारा राजस्थान, ठीक है, सी राजस्थान में पढ़ रहा है। अगला आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस। सी पढ़ रहा है इसमें, तो डी कैसे पढ़ेगा इसमें, है ना। ए इज स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, ए इज स्टडिंग नहीं, बी पढ़ रहा था साइंस में। ए इज स्टडिंग इन केरला, ये भी नहीं होगा। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में, यानी ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन, है ना। एक बार टेबल को वेरीफाई कर लीजिए, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? आसाम में। साइंस कॉलेज कहाँ है? केरला। इंजीनियरिंग का पूछा था ना, इंजीनियरिंग का पूछा था। इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन गुजरात, इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन गुजरात। डी इज स्टडिंग इन सिटी एस, तो डी नहीं था एस में। एस में कौन था? एस शहर में कौन थे? एस शहर में है ये सी। डी पी या आर में से किसी में है, और इंजीनियरिंग कॉलेज तो आसाम में है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज तो आसाम में है, गुजरात में कॉमर्स कॉलेज है भाई। आइए, तो डी हमारा सिटी एस में तो नहीं है। ए इज स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज में तो बी था ना, साइंस कॉलेज में बी था। तो ए जो है ना कॉमर्स गुजरात है, ए का कॉमर्स और गुजरात है, ए का कॉमर्स और गुजरात। ए इज स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, ए इज स्टडिंग इन केरला, नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन गुजरात, ये वाला हम लोग मतलब उल्टा कर दिए हैं। यानी यहाँ से हमारा टेबल जो है ना चेंज हो गया। चलिए इसके हिसाब से कहाँ से टेबल चेंज हुआ था भाई? क्योंकि इसका उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब टेबल में गड़बड़ी हुआ, वो जो पी आर वाला कंफ्यूजन है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन गुजरात, ये इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर हम लोग गुजरात में दे दें, क्योंकि बाकी हमारा सब सही है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज को उठा के गुजरात में दे देते हैं, है ना। लेकिन ए यहाँ पर, ए कॉमर्स कॉलेज में भी पढ़ रहा था, ए कॉमर्स में पढ़ रहा था, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा मतलब, तो उसका उत्तर नहीं आ रहा है मतलब। पी और आर अगर यहाँ दे देते हैं, यहाँ लिखा है क्योंकि ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ठीक। तो यहाँ अगर ए को कॉमर्स में दे देते हैं तो यहाँ, और डी इधर आसाम में है ना, डी इज स्टडिंग इन आसाम, तो ये कॉमर्स है, ये आसाम है, इधर था हमारे पास। इस टेबल को एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए डी इज स्टडिंग इन आसाम, डी को हमने आसाम कर दिया। आर्ट्स कॉलेज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान, आर्ट्स कॉलेज राजस्थान में है। ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ए को कॉमर्स दे दिया था। बी इज स्टडिंग इन क्यू, बी जो है क्यू सिटी में पढ़ रहा है। साइंस कॉलेज लोकेटेड इन केरला, तो साइंस इसको देना ही पड़ेगा। ये हमारे पास टेबल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? ऑप्शन गलत है क्या? ए इज स्टडिंग इन केरला, ये नहीं होगा। ए इज स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, ये भी नहीं होगा। डी इज नॉट स्टडिंग, अच्छा हाँ ये ऑप्शन तो है यार। चलिए ऑप्शन हम लोग गलत पढ़ रहे थे, टेबल हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमने गलत पढ़ा था। हमने ये देखिए डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस है, ये है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डी कहाँ पढ़ रहा है यहाँ, वही देखिए टेबल पर डाउट नहीं करना था, ठीक। देखिए डी कहाँ है? आसाम में है ना। तो ये बोला था यहाँ पर नॉट, ये नॉट हमने नहीं देखा, इस वजह से गड़बड़ी हो रही थी। देखिए कोई बात नहीं, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज? तो इंजीनियरिंग के कॉलेज के बारे में क्या सही है? तो सी इज स्टडिंग देयर, नहीं, सी तो साइंस उसमें है ना, सी जो है ना वो आर्ट्स में है। बी इज स्टडिंग देयर, बी साइंस में है हमारा। इट इज लोकेटेड इन गुजरात, इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में नहीं है, कहां पर है भाई? डी इज स्टडिंग देयर। देखते हैं टेबल देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में है, और यहाँ कौन पढ़ रहा है? डी पढ़ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में है और डी पढ़ रहा है, यानी डी पढ़ रहा है, डी इज स्टडिंग देयर, ऑप्शन डी। तो देखिए सबका उत्तर आ रहा है, कहने का मतलब हमारा टेबल बिल्कुल सही था। वो जो ऑप्शन है ना उसमें नोट हमने नहीं पढ़ा था, इस वजह से हमारा मिस्टेक हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें फिर से एक बार ये स्टेटमेंट हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम, बिल्कुल सही, पहला ही उत्तर आ गया है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ना जहाँ डी पढ़ रहा था आसाम में है, वो देख लीजिए एक बार फिर से टेबल हमारा। डी जो है ना जहाँ कहाँ पढ़ रहा है? आसाम में पढ़ रहा है, वही हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में स्थित है, बिल्कुल सही। अब आइए अगला है, अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अच्छे तरीके से। 6 क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगा लेकिन 6 क्वेश्चन भी थे उसमें, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया भाई एक साथ। अब आइए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 40 एंड गेट्स X% प्रॉफिट। एक दुकानदार है 40 रुपए में किसी सामान को बेचता है
तो x% प्रॉफिट पाता है। However, when he sells at 20 rupees, he faces same percentage of loss. अगर 20 रुपए में बेचता है उसी सामान को, तो जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था, सेम परसेंट का उसको लॉस हो रहा है, मतलब सेम रुपीज का उसको लॉस हो रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल आर्टिकल, यानी सीपी आपको निकालना है। देखिए, तो सीपी, तो सबसे पहले एक चीज समझिए, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है, जब देखिए किसी भी चीज को आप जितना में खरीदते हैं, जैसे मान के लिए किसी भी चीज को आप 20 रुपए में खरीदे, 25 में बेच दिए, है ना, तो अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना। तो प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी सीपी इधर रख लीजिए। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से सीपी बराबर हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा, इसको सीपी को हम इस साइड ले आ रहे हैं, पी को उस साइड भेज दे रहे हैं, तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी माइनस पी। सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट घटा देंगे तभी तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा जब प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जब लॉस होगा तब सेलिंग प्राइस हमेशा छोटा होगा, तब हमें सेलिंग प्राइस घटाना पड़ेगा, ठीक। तो लॉस वाले केस में क्या हो जाएगा, लॉस वाला में क्या हो जाएगा, इसमें हमको सीपी में से एसपी को घटाना पड़ेगा, क्योंकि एसपी यहाँ पर छोटा होगा तभी हमें लॉस हुआ होगा। यानी आपने खरीदा ज्यादा में होगा, बेचा कम में होगा, तभी तो आपको लॉस होगा, तो वो हम लोग घटा लेंगे, जो जितना में बेचे थे उतना में घटा लेंगे, तो आ जाएगा हमारा लॉस। तो यहाँ से अगर हम फिर से एक बारी सीपी हमें चाहिए, तो सीपी के लिए क्या करेंगे, सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीपी को हमने यहीं रखा, एसपी को इधर भेज दिया, तो एल प्लस एसपी, लॉस प्लस एसपी, ये होता है, ठीक। अब यहां पर जो सवाल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रॉफिट बराबर लॉस है भाई, जितना का प्रॉफिट हो रहा है उतना का ही लॉस हो रहा है, सीपी अगर हम घटा बढ़ा दे रहे हैं तो, है ना। यानी अगर पहले हम 40 रुपए में बेचते थे तो हमें प्रॉफिट हो रहा था, और 20 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है सेम परसेंट में, है ना। यानी प्रॉफिट बराबर लॉस है। तो प्रॉफिट बराबर अगर लॉस है, प्रॉफिट बराबर अगर लॉस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्रॉफिट बराबर लॉस कर देंगे, यानी पी और एल को जब हम बराबर करेंगे तो हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। जब ये बराबर बराबर हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक, तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं, हमें सीपी चाहिए, है ना, या इसी को बराबर कर लीजिए। तो इसको अगर बराबर आप करेंगे तो ये हो जाएगा एसपी, एसपी हमारे पास, यानी प्रॉफिट और लॉस को अगर बराबर करते हैं तो एसपी माइनस सीपी बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो कहने का मतलब एसपी हमारे पास 40 है, तो 40 माइनस सीपी नहीं मालूम है, ठीक। या अगर हम ये लॉस कह लें, या मतलब इसमें अगर सॉल्व करें तो एसपी माइनस पी, एसपी कितना है 40, 40 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एल प्लस एसपी, एल भी कितना है, एक्स है हमारे पास, और एसपी कितना है भाई 20 है आपकी बार, हाँ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये x को उधर ले जाइए तो 2x हो जाएगा, और 20 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घट जाएगा नहीं इधर आके, तो 20 हो जाएगा। तो 20 बराबर 2x, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10, x बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी चाहे आप लॉस देखिए, चाहे हमारा क्या था, ये x लॉस ही तो था, लॉस या प्रॉफिट, है ना, दोनों सेम था। तो अगर आप लॉस देखेंगे तब भी हमारे पास सीपी आ जाता है। जब लॉस है आपके पास 10 और सीपी यहाँ पर क्या है, एफपी 20 है, तो सीपी कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। या आप प्रॉफिट देखेंगे कि प्रॉफिट कितना है 10, 10 का प्रॉफिट कब था, जब 40 रुपए एसपी था, तो सीपी कितना रहा होगा 30। यानी दोनों तरफ से आपका उत्तर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। यानी उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था 30 रुपए था, है ना। तभी तो दोनों तरफ लॉस, या तो 10, जब 20 रुपए में बेच रहे हैं 10 रुपए का लॉस हो रहा है, 40 रुपए में बेच रहे हैं 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यानी सीपी कितना है 30 है, वो यहाँ से हमें निकल आया, क्योंकि एक्स यानी लॉस और प्रॉफिट जो है ना वो निकल आया हमारे पास 10, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया 30 रुपए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। किसी वृत्त की परिधि पर समान दूरी पर 24 बिंदुएं हैं, ठीक है। इनमें से शीर्ष के रूप में 3 बिंदुओं के समुच्चयों से अधिकतम कितने समबाहु त्रिभुज बन सकते हैं, ठीक है। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात किया है ना। तो 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स है। अगर हम एक सर्कल ऐसे बना दें, अगर हमने ऐसा एक सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया, कह रहा है 24 इक्वली स्पेस्ड, समान दूरी पर 24 बिंदुएं हैं स्पेस स्थित, ठीक है। तो अगर हम समान दूरी पर 24 बिंदुएं बनाने की प्रयास करते हैं तो ये हो गया 2, ठीक, 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, तो 16, तो 18, तो 20, तो 22, तो 24। इस तरीके से 24
ठीक है, ये बन नहीं पाया सही से, लेकिन आप लोग इसको एज्यूम करेंगे कि ये 24 पॉइंट्स जो है ना इक्वली स्पेस्ड हैं। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है तो इसमें कितने, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर हम लोग किसी 3 पॉइंट्स को एक मतलब का सेट बनाए तो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है, यही पूछा है। अब देखिए अगर 24 पॉइंट्स हैं, 24 पॉइंट्स, ठीक है, तो अगर हम 8 पॉइंट्स के गैप पे दूरी बनाए, है ना, देखिए 24 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स अगर ले, पहला पॉइंट मान लेते हैं, पहला अगर हम 24 वाले को यहाँ पर 24 वाले को जीरो कहें, जीरो कहें 24 वाले को, यहाँ से एक शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 तिया 24 होता है, इसलिए मेरे दिमाग में ये आया कि जीरो, यानी जीरो से अगर हम स्टार्ट करें 24 नंबर से, ठीक, और यहाँ 8 तक आए, 8 तक, और 8 8 के गैप पे जाएं, क्योंकि सब इक्वली डिस्टेंस है ना, सबके बीच में स्पेस सेम है, तो ये जो हमारा लेंथ आएगा ये भी तो सेम आएगा कि नहीं, अगर 8 8 का गैप पे जाएंगे तो अगर हमने यहां से स्टार्ट किया तो पी जीरो यानी पॉइंट नंबर 0 लिया, पॉइंट नंबर 8वां लिया, अब अगला बार पॉइंट नंबर 16 लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 11 12 13 14 15 और 16, यानी पॉइंट नंबर 16 लेंगे तो इसके बीच में भी उतना ही गैप आया है ना, तो ये भी लेंथ जो है इस लेंथ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है सारे पॉइंट्स। ठीक है, और इधर भी अब 8 ही बचे हैं ना, क्योंकि यहाँ 16 से 17 हो जाएगा, ये 17 18 19 20 21 22 23 और 24 वाले को हमने जीरो कहा था, तो यहाँ देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम हर एक पॉइंट पर अब की बार हम एक से लेंगे तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 17, है ना, 1 9 और 17, फिर 2 2 10 और 18, फिर 3 11 और 19, 4 12 और 20, 5 13 और 21, 6 14 और 22, 7 7 15 और 23। अब फिर से जैसे ही 8 पे आएंगे तो 8 16 और 0, यानी रिपीट होना शुरू हो जाएगा, है ना, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो कुल मिला के यहां से फिर से आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा, है ना, टोटल आप करेंगे तो टोटल ऐसे 24 बन सकते हैं, लेकिन यहां से क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, एक ट्रायंगल को आप 2 2 3 3 बार काउंट कर लेंगे, है ना, तो टोटल हमारे पास कितना है, सिंगल सिंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना वो पॉसिबल हो जाएगा मात्र 8, यहीं तक, 8 तक, क्योंकि इसके बाद जो भी लेंगे आप वो रिपीट हो जाएगा, एक बार इधर रिपीट हो जाएगा एक एक बार, फिर एक एक बार इस वाले में जब जाएंगे तब फिर से रिपीट, जैसे अभी आपको बताया यहां से यहां तक हम लोग आए थे, ठीक था, 8वां पे जैसे ही आए तो ये बिंदु जैसे ही पकड़े तो दूसरा हमारा 16 पे चला गया, तीसरा हमारा इस पे, यानी यही वाला ट्रायंगल फिर से काउंट हो जाएगा, तो इसी तरीके से आपका 3 बार सभी, अगर आप टोटल 24 पॉइंट्स पे जाएंगे तो 3 3 बार काउंट हो जाएगा एक एक ट्रायंगल, है ना, तो टोटल 24 ट्रायंगल आपके पास आएंगे, लेकिन 3 3 बार काउंट कर लिया आपने तभी 24 आया, तो कहने मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 8 ट्रायंगल पॉसिबल है, तो 8 ट्रायंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल पूछा था इसीलिए थोड़ा सा इसमें इतना सोचने की जरूरत है। ठीक, तो 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है अगर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हमारे को सरकमफ्रेंस पर दे रखा है, तो 8 इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है 4 12 95 1 9 96 29 1 96 26 2 96, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या है। देखिए सीरीज अक्सर या तो एपीजीपी या फिर कुछ इस टाइप का सीरीज देता है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कोई सीक्वेंस दे देगा, जो किसी का स्क्वायर चल रहा है, n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, इस तरह का एक दिन सीरीज थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि उस तरह का कुछ सीक्वेंस होता है, ये कुछ अलग टाइप का सीरीज दिया है, जल्दी क्लिक करने वाला तो नहीं है एग्जाम हॉल में, है ना, इसको थोड़ा सा लेकिन इसको अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे तो ये क्या लिखा है मालूम है, ये लिखा है 4 दिसंबर 1995, ठीक है, 4/12/1995, 4/12/1995 लिखा है, और ये लिखा है 1/1/1996, ठीक, ये इसको जो है ना, इसका सॉल्यूशन जो है ना करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा था, है ना, देखिए बहुत लोगों को, और एग्जामिनेशन हॉल में मतलब क्लिक करने वाला तो ये सवाल नहीं था, अगर मान चले बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी जिनको उसको आ जाएगा, ठीक, देखिए ये डेट लिखा है एक तरह से, ठीक, और इसमें क्या किया है पता है, 4 दिसंबर है ना, 12 महीना मतलब दिसंबर, तो 4 दिसंबर की बात है 1995 में, और 4 दिसंबर से सीधा 1 जनवरी 1996 का आ गया, है ना, यहां से आप ये इसको जब पकड़े होंगे कि ये महीना है तो आप पकड़ पाएंगे इसको, इसमें पता है कितना जोड़ा है, 28 दिन ऐड किया है, देखिए, क्योंकि 31 का महीना होता है, 31 में से 4 घटाएंगे तो 27 आएगा,
और एक इधर 1 तारीख को पहुंच गया, यानी एक और घटा दिया, है ना, तो 28 दिन, यानी 28 दिन जोड़ा है इसमें। 4 दिसंबर में जब 28 दिन जोड़ेंगे तो आप 1 जनवरी 1996 में पहुंच जाएंगे। अब 1 जनवरी 1996 में फिर से 28 दिन जोड़िए तो 29 जनवरी 1996 पहुंच जाएंगे, और 29 जनवरी 1996 में फिर से 28 दिन जोड़िए तो 26 फरवरी 1996 पहुंच जाएंगे। 26 फरवरी में जब फिर से 28 दिन जोड़ेंगे, चूंकि 1996 है, 1996 लीप ईयर होगा, 1996 जब लीप ईयर होगा तो इसका फरवरी 29 का होगा, इसका फरवरी 29 का होगा। अगर फरवरी 29 का होगा तो 26 से 27, 28, 29, यानी 3 दिन तो यही हो गया। उसके बाद आपको मार्च में और कितना जाना है, 28 जोड़ना है, टोटल 3 दिन यहाँ जोड़ दिए तो 25 दिन और बचा, यानी 25 मार्च 1996 हो जाएगा। तो 25/3/1996 आपके बी ऑप्शन में है, यही इसका करेक्ट उत्तर है। चलिए इसको मुंह जवानी हम लोगों ने कर लिया। 28 दिन आपको प्लस करना है सब में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड टू फिट इन अ रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यानी एक आयत है जिसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है। तो चलिए एक स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं कि ये स्क्वायर बड़ा ही बढ़िया बना हुआ है, लेकिन इसमें सवाल लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक आयत बना लिया हम लोगों ने। इस आयत का पता है ना क्या होता है प्रॉपर्टीज। आयत का प्रॉपर्टी होता है कि सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, सभी एंगल जो है ना 90 डिग्री के होते हैं, और आमने सामने की साइड जो है ना वो बराबर होती है। और ये हमारे पास डायगोनल अगर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको हम लोग अगर 90 डिग्री कहते हैं तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ये हाइपोटेनियस होता है। ये अगर 5 दे रखा है तो 5 के साथ अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने की कोशिश करेंगे तो 3 और 4 आता है, यानी ये 3 है और ये 4 है ना। ये हमने तुक्का नहीं मारा, ठीक। 5 के साथ आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का एक तरीका होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का तरीका होता है, देखिए आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला होता है m² - 1 m² + 1 और 2m। यही 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। इस फॉर्मूले में जब आप 5 को रखेंगे, प्रयास करेंगे रखने का, ठीक, तो 5, 3 और 4 को, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये मतलब 3, 4 और 5, केवल यही ट्रिपलेट पॉसिबल है, ठीक। इसमें आप रख के चेक कर सकते हैं इसको, और कोई ट्रिपलेट नहीं बनेगा। कहने का मतलब अगर 5 आपके पास हाइपोटेनियस है तो P और B 3 और 4 ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता 5 के साथ, या 13 और 12 भी हो सकता है, ठीक। एक बार उसको भी चेक कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 4, अगर हम इसको लेकर के चेक कर लेते हैं तो ये देखिए कह रहा देयर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर्स ईच। अब 3 रो हैं और तीनों रो में 4-4 स्क्वायर है। नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन एडजेसेंट स्क्वायर, और किसी भी स्क्वायर के अगल बगल कोई भी गैप नहीं है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, तो हर एक स्क्वायर का कितना एरिया है वो बताना है। देखिए सिंपल सा सवाल है। अगर हम इसको बीच में से डिलीट कर देते हैं अब, या दूसरा बना लें, दूसरा ही बना लेते हैं, चलिए दूसरा बना लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा ये एक दूसरा रेक्टेंगल हम लोगों ने बना लिया, जिसका ये जो ब्रेड्थ है ये 3 सेंटीमीटर ऊपर ऊपर निकाल चुके हैं, और लेंथ जो है ना ये 4 है, ठीक है। और कह रहा है इसमें 3 रो बनाते हैं। तो अगर हम 1-1 सेंटीमीटर का रो ले लें, ये 1 सेंटीमीटर, 3 है ना टोटल, तो इसको अगर हम 1 कहें, इसको भी 1, इसको भी 1, और इस तरह से रो बना लें। और उसी तरह से क्या है कि इधर भी अगर हमारे पास 4 लेंथ है, लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसको भी अगर 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड करें तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, यानी 1 है, 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, 4। यानी कि ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये देखिए तो हर एक रो में 4-4 स्क्वायर आ गया, और 3 रो है हमारे पास। यानी कि इसका जो लेंथ और ब्रेथ होगा ना स्क्वायर का, वो कितना होगा, साइड स्क्वायर का तो लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है, तो साइड जो होगा 1 × 1 होगा, है ना। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एरिया पूछा है तो 1 × 1 हो जाएगा। तो एरिया पूछा है तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। यहाँ पर साइड ही 1 आया तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उत्तर इसका सी ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन में देखिए छोटा सा लिखा हुआ दिख भी नहीं रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हमारा उत्तर है। और 12 स्क्वायर को हम लोगों ने प्लेस कर दिया है, इस रेक्टेंगल में फिट कर दिया। देखिए 12, 1 2 3 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 4 8 4 12, है ना। तो ये जो 3 और 4 लिया था ये भी हमारा कहीं न कहीं काम कर गया, 5 सेंटीमीटर इसका, ठीक है। 12-13 वाला एक बार निकाल के प्रयास कर लीजिएगा करने का, नहीं बनेगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ,
इस ग्राफ को देखना है और नीचे क्वेश्चन इस ग्राफ पर बेसिस में, ग्राफ पे बेस्ड जो है ना, आपको 3-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि 1 अप्रैल मई जून, अच्छा ये तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। ठीक, देखिए इस ग्राफ में दो चीजें दिख रही है, इधर दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ वर्क, इधर दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ वर्क, और एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है। 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, फिर मई है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर है। यहाँ पर उस वर्क का जो परसेंटेज है वो दे रखा है कि जब आप मई में आते हैं तो 25% वर्क फिनिश हो जाता है। एक्सपेक्टेड वर्क था कि 25% एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस जो है ना ये था, लेकिन एक्चुअल प्रोग्रेस उस वर्क में जो है ना 25% से कम है। तो एक तरफ एक्चुअल प्रोग्रेस दे रखा है और एक तरफ एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दे रखा है कि उस वर्क में कितना प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक, तो ग्राफ देख करके आपको उत्तर करना है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ऑन 1 जून द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। 1 जून को एक्चुअल प्रोग्रेस जो है वो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से कम था वर्क का। तो आइए 1 जून को देख लेते हैं। तो जून हमारा ये है, तो 1 जून में एक्चुअल प्रोग्रेस का ये ग्राफ है, ये ग्राफ। तो एक्चुअल प्रोग्रेस यहाँ है और एक्सपेक्टेड यहाँ है, और वही ये बोल रहा हूँ 1 जून द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड यहाँ है और एक्चुअल यहाँ है, तो कम है ना, तो बिल्कुल कम है, यानी पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो ये तो करेक्ट है, नॉट करेक्ट बताना है, तो ये ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला ये देखते हैं, द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज ग्रेटर या ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। कह रहा अगस्त के महीने में एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस जो है वर्क का वो बड़ा है या ज्यादा है एक्सपेक्टेड से। तो एक्चुअल अगस्त का महीना यहाँ पे है, अगस्त में एक्चुअल यही है और एक्सपेक्टेड यहाँ है, तो ये तो छोटा है ना। तो एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। The actual rate of progress of the work was greatest during the month of the August। ऐसा नहीं है ना, अगस्त में ग्रेटेस्ट कहाँ है, ग्रेटेस्ट तो अगस्त, अच्छा हाँ अगस्त में ग्रेटेस्ट है। यहाँ 1 सितंबर शुरू हो जाएगा ना, अगस्त में देखिए यहाँ से ये ऐसे भाग गया सीधे, है ना, तो अगस्त में ही सबसे ज्यादा है, इधर जितना भी है अगस्त में ही सबसे ज्यादा है। तो कहने मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। ठीक, सी देखते हैं, द वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम कहां तक था, सितंबर तक। देखिए ना, एक्सपेक्टेड वर्क प्रोग्रेस यहां तक कंप्लीट होना था, यहां तक है ना, एक्सपेक्टेड वर्क वाला यहां तक। ग्राफ को खाली ऑब्जर्व करना है, ग्राफ को ऑब्जर्व जब करेंगे आप तो ये देखिए एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस वर्क है ना यहां तक, यानी कि 1 सितंबर तक वर्क यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखिए अगस्त में ही इतना तेजी से एक्चुअल प्रोग्रेस बढ़ा है कि अगस्त में ही वर्क को फिनिश कर दिया है। यहाँ तक आ जाएंगे तो वर्क फिनिश हो जाएगा, तो फिनिश हो गया है अगस्त में ही। तो ये भी बात सही है कि जो वर्क जो है एक्चुअली एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गया है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो एक ही स्टेटमेंट बचता है जो गलत है, डी ऑप्शन। आपको गलत ही देना था उत्तर, क्योंकि यहाँ बोला था नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इस डी को चेक भी कर लग सकते हैं। देखिए कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 सितंबर एट नो टाइम वाज द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द इज मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। कह रहा है 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर के बीच में एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से कभी भी ज्यादा नहीं हुआ है। गलत है ना सब। अगस्त में देखिए, अगस्त में एक्सपेक्टेड से कितना आगे भाग गया ये, है ना। तो कहने मतलब स्टेटमेंट डी जो है ना वही फॉल्स है और वही आपका उत्तर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, या कहें कि इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।